वेलकम बैक टू एसके मानकिस एंड वी आर बैक विथ इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी। और आज हम लोग इलास्टिसिटी की डिस्कशन करने वाले हैं। वी ऑलरेडी स्टडीड केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम। जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेट ना करे, वेदर दैट इज लीनियर और एंगुलर, इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम का स्टेट, जहाँ पे फोर्स जीरो। सपोज फोर्स एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स component of all the sum of forces should be 0, y component 0 and torque along z should be 0. Something like this, जैसे sigma fx is 0, same way as this. Actual में मेरी अप्रोच तो नीरज चोपड़ा भाई तक नहीं है, लेकिन मेरा सलाम ज़रूर पहुंचाइएगा, राइट। तो यहाँ पे हमें 3 केसेस मिले थे कि जो x एक्सिस के अलोंग जो हमारे सारे सम ऑफ फोर्सेस हैं दैट इज 0, y एक्सिस के अलोंग सारे सम ऑफ फोर्सेस इज 0 एंड z एक्सिस के अलोंग जितने भी हमारे पास टॉर्क्स हैं उन सारे का सम 0 होगा। इट इज रियली नॉट नेसेसरी कि x के अलोंग कोई फोर्स ही एक्ट ना करे। देयर इज नो फोर्स अलोंग y या फिर देयर इज नो टॉर्क अलोंग z। ऐसा हो सकता है देयर मे बी एंड देयर मे बी मैनी, लेकिन सबका सम शुड बी ऑलवेज 0। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, so we consider the state to be of equilibrium। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारे पास वेक्टर p कांस्टेंट आ जाता है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, एंड जो वेक्टर l रहेगा ये भी एक कांस्टेंट होता है। so this leads to this, while this leads to equilibrium की state as we have studied। we have also defined many things in it, right। come to the point। इक्विलिब्रियम एक्चुअल में हम लोग रिजिड बॉडीज के लिए डिफाइन कर रहे थे। सच बॉडीज विच डू नॉट डिफॉर्म, जब हम लोग उन पे कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन रियलिटी में जब हम लोग रियल केस देखते हैं तो वहाँ पे ऐसा यूजुअली नहीं होता है, राइट। समथिंग लाइक दिस, इस मार्कर को देखते हैं। सो इट सीम्स कि अगर हम लोगों ने इसको मतलब खींचा, इफ़ वी अप्लाई इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस हियर एंड हियर, तो इट सीम्स दैट द मार्कर विल नॉट स्ट्रेच, लेकिन एक स्प्रिंग स्ट्रेच कर जाएगी, राइट। एक स्प्रिंग ज़रूर स्ट्रेच करेगी। तो हम लोग अब देख लेते हैं केस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड बिफोर डिस्कशन ऑफ दैट हम लोग इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि फिजिक्स में जनरली आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो उस प्रॉब्लम पे बेस्ड आपके पास कितने इक्वेशंस हैं। सपोज आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, तो आप द 3 अननोन्स के लिए ही सॉल्व कर सकते हो। यू कैन नॉट सॉल्व फॉर 4 अननोन्स। अगर आपके पास 3 इक्वेशंस है तो आप x, y, z की वैल्यू बता सकते हो, लेकिन उनके साथ एक a की वैल्यू नहीं बता सकते। वैसे क्या होता है कि आपके कोई भी कार गिवन है, आपको कोई कार गिवन है, सपोज दिस वे। यहाँ पे एक टायर, इसके पीछे आई ट्राई टू मेक इट 3 डायमेंशनल, राइट। इसके पीछे एक टायर, यहाँ पे पीछे एक टायर, आगे एक टायर। दिस इज नॉट ऑल इन द लाइन, यहाँ पे एक, इसके पीछे एक, यहाँ पे एक, इसके पीछे एक। चलो, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी एंड सारे टायर्स का भी कुछ वेट रहेगा। तो हियर आर ऑल 4 टायर्स, तो 4 अननोन्स। यहाँ पे हमें 4 अननोन्स मिल गए, देयर वेट, फोर्स, वॉट एवर, एक्सेलरेशन, वॉट एवर। लेकिन हमारे पास रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो हमारे पास सिर्फ 3 ही इक्वेशंस हैं। वी कैन नॉट सोल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और ये जो काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इनको हम लोग इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स कहते हैं। दे आर सेड टू बी इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स, जहाँ पे मोर देन द इक्वेशंस वी हैव द नंबर ऑफ अननोन्स। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए वी हैव टू बेसिकली स्टडी अबाउट इलास्टिसिटी, एंड इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग कोई भी रिजिड बॉडी इवन इन रियल लाइफ कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत डिफॉर्म कर जाती है। इट्स दिस वे कि जब हम लोग रिजिड बॉडीज़ के अकॉर्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर हम लोग एटॉमिक लेवल पे जाएं, सपोज आपके पास कोई भी रिजिड बॉडी है, ये हो गई आपकी रिजिड बॉडी, जो हम लोग रोटेशनल काइनेमेटिक्स एंड रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। अगर आप इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाओ तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा कि यहाँ पे एक पार्टिकल, अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप समथिंग एग्जिस्ट्स, और उसके बाद यहाँ पे एक पार्टिकल, अब यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप समथिंग देयर इज, फिर यहाँ पे एक पार्टिकल, एंड अगेन इट इज़ ऑल कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। यहाँ पे एक पार्टिकल एंड इट इज समवॉट दिस वे।
स्प्रिंग टाइप कुछ एग्जिस्ट करता है एंड दिस इज अ 2-dimensional surface और 2-dimensional figure. If you want a 3D figure, so it is somewhat like a cube. तो यहाँ पे राइट यहाँ पे आई एम नॉट ग्रेट इन ड्राइंग्स राइट. तो दे आर ऑल कनेक्टेड बाय सम सॉर्ट ऑफ स्प्रिंग्स. एक पार्टिकल, एक ये here is, and ऐसे ही करके बहुत सारे particles are all formed together. तो यहाँ पे कुछ particles होंगे, they will be connected to those particles के springs. This is the atomic structure. ऐसे ही atomic level पे, molecular level पे structure ऐसा ही होता है, right? This is the way. They are all connected. अब ये springs क्या हैं? What are those springs? Actual में ये springs नहीं होती हैं. Those are not springs. लेकिन अगर हमें इसे डायग्राम में या फिर ग्राफ में दिखाना है तो हम लोग इसे ऐसे ही दिखाते हैं, इनको springs दिखाते हैं. लेकिन ये एक्चुअल में फोर्सेस होती हैं. There are no springs. यहाँ पे सिर्फ एक पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स होती हैं लेकिन यहाँ पे springs नहीं होती. There are no sort of springs connected in that. हम लोगों ने बस दिखा दिया them in the form of springs. ये कोई spring नहीं है, ये forces होती हैं. They are intermolecular forces that act at the molecular level, right? They are intermolecular forces. इसका अगर आपको better diagram देखना है, right? Better ones. तो यहाँ पे आप देखो, ये तो बहुत अच्छा diagram नहीं है. जैसे क्लास 11th की ना, I am sure everyone must be having क्लास 11th की जो NCERT की फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है, जो क्लास 11th की NCERT राइट, उसमें आप जो टॉप का फिगर देखोगे, उसकी जो बुक का जो पेज है टॉप का राइट कवर, तो उस पर यू विल सी सम पार्टिकल्स आर मेड. कुछ ऐसे पार्टिकल्स मेड हैं, आई थिंक 3, एंड दे आर ऑल्सो कनेक्टेड बाई स्प्रिंग्स somewhat this way. They are colored in different ways. Actual में this is the same figure, लेकिन बस 3 particles या फिर 2 particles के लिए दिखाया गया. This is a complete figure, so that is somewhat better figure because that is designed by experts. Otherwise, if you want to really look at how it really looks when we make a better diagram, so आप class 11th की NCERT की physics देखो, उस पे top पे जो cover पे picture बनी है, that is of the same thing. It is the same thing, right? तो दे ऑल आर जस्ट कलेक्टेड एट वन पॉइंट्स. यहाँ पे आप देखो, दे कैन नेवर मूव फार एंड दे कैन नेवर मूव एनी क्लोज. और इनके बीच जो सेपरेशन है, यहाँ पे x बोलो तो ये भी जनरली हमारा x ही होता है, ये भी हमारा x ही होता है. सो ऑलवे इट इज x एंड x एंड या फिर लेंथ इज l, वॉट एवर यू से. सो दे इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है फॉर ऑल द पार्टिकल्स, दिस इज द सेम कॉन्स्टेंट डिस्टेंस. इट इज समवॉट दिस वे. और जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, जनरली वी कंसीडर कि दिस फोर्स एक्ट्स द सेम वे एंड दे रिमेन इन द सेम वे. तो ये तो हो गई हमारी रिजिड बॉडी का फिगर. दिस इज फॉर अ रिजिड बॉडी. कैसे हम लोग रिजिड बॉडी में, एक्सटेंडेड बॉडी में कुछ ऐसा दिखाते हैं. लेकिन अब हम लोग आ जाते हैं रियलिटी में. रियलिटी में रिजिड बॉडी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है. अभी तक हम लोग रोटेशनल पढ़ रहे थे, रोलिंग पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम लोगों ने बोला कि आप रिजिड बॉडी सपोज करो, एक्सटेंडेड बॉडी सपोज करो, सेंटर ऑफ मास में भी वी कंसीडर्ड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. लेकिन जो रियलिटी होती है और रियल पिक्चर ऑफ आवर वर्ल्ड, द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी, वहाँ पे रिजिड बॉडी कुछ होता ही नहीं है. वहाँ पे हमारे इलास्टिक बॉडीज होते हैं. इक्विलिब्रियम में भी हम लोगों ने रिजिड बॉडी सपोज किया था. लाइक आप देखो कि सपोज यू स्टिक दिस विथ अ ग्लू टू द सीलिंग, और उसके बाद आपने इस पे रोप टाई किया इस मार्कर पे एंड यहाँ से 2 या 3 कार लटका दी. सो यू नो कि या तो ये चीज़ होगा कि ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, या फिर अगर ये स्ट्रॉन्ग इनफ होगा तो इसकी लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी. दिस इज नॉट अ रिजिड बॉडी देन, क्योंकि रिजिड बॉडी का ये फिगर होता है दैट देयर डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, सेपरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट. लेकिन रियल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड में हमारी जो रियल बॉडीज होती हैं, ये थोड़ा और डिस्टेंसेस पे जनरली राइट द पार्टिकल्स. एंड अगर आप चाहो, अगर रियल बॉडी हो तो आप इस एटम को पकड़ के यहाँ पे हिला दो, इस एलिमेंट को पकड़ के यहाँ पे हिला दो, सो इट कैन बी गोइंग देयर. दिस विल ऑल्सो गेट फार टू इट. This is possible, but for a rigid body, this is not possible.
जनरली इस मार्कर को हम लोग रिजिड बॉडी सपोज करते हैं फॉर द रीज़न क्योंकि ये जो मार्कर है हमारा ये उतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, उतना ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होगा ऑन आवर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ फोर्सेस, लेकिन ये भी डिफॉर्म हो सकता है. देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर डिफॉर्मिंग इवन द मार्कर. इवन अ स्टील रॉड कैन बी डिफॉर्म्ड. स्टील रॉड को भी डिफॉर्म किया जा सकता है. दिस इज नॉट रियल पिक्चर ऑफ आवर बॉडीज. रियल पिक्चर में यू विल सी दे आर समवट बिहेविंग इन समवट डिफरेंट वेज, राइट. सो सच बॉडीज, इलास्टिक का मतलब ये होता है कि ऐसी बॉडीज which can be deformed easily and after being deformed they can be brought back to their original position just like a spring, right. हम लोग पढ़ते हैं it is somewhat this way कि आप एक ब्लॉक टाई करो एक स्प्रिंग को एंड यहाँ पे इसको पूरा यहाँ पे इसको सीलिंग से लटकाओ एंड दिस इज द फ्लो. आप यहाँ पे ब्लॉक को इधर फोर्स से F से खींचो. आफ्टर दैट यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x एंड फिर छोड़ दो एंड इट विल अगेन स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स ओरिजिनल पोजीशन. सो द स्प्रिंग इज सेड टू बी इलास्टिक. इस केस में स्प्रिंग इलास्टिक है. इलास्टिसिटी का मतलब ही यही होता है कि आप इसको डिफॉर्म कर सकते हो. एक्चुअल में इलास्टिसिटी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं एंड इफ यू वांट टू गो इनटू डीपर डिटेल तो कुछ टर्म्स आते हैं. देयर स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस दैट फॉर राइट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट इरेज दिस, राइट. Now we'll be discussing somewhat about stress and restraints and about such terms and then we'll end the video. Actual में this is just a basic introduction to elasticity. जो हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रेस की जो डिटेल्ड स्टडी होती है, so we are not just going to do this right now since it is also a long topic. So we'll be covering those all in other videos. For now, all right. How to deform a body? Let us discuss. यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल वेज होते हैं लेकिन फिजिक्स में हम लोग इस लेवल पे 3 वेज पढ़ते हैं अबाउट डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी. एक तो आप सपोज कर लो दिस मेथड. आप कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट लो, इस काइंड का ऑब्जेक्ट विच इज रियली इलास्टिक, या फिर आप क्या करो दैट यू कैन बी टेकिंग सच सॉर्ट ऑफ सिलेंडर. ऑल्दो दिस डजंट सीम सिलेंडर, कंसीडर इट. आप यहाँ पे एक फोर्स लगाओ F एंड नीचे भी एक फोर्स लगाओ F, राइट. ऊपर F एंड नीचे F, बोथ शुड बी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स. तो यहाँ पे जो लगेगा दिस शुड बी इक्वल टू फोर्स जो कि यहाँ पे लग रहा है. ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कि ऊपर सिर्फ F, ऊपर ही 2F लगा दो ये एक्सटेंड हो जाएगा. ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि अगर आप ऊपर सिर्फ F ही लगा दो या फिर हाफ ऑफ F ही लगा दो ये बॉडी ऊपर एक्सेलरेट कर जाएगी, ऊपर एक्सेलरेट, विच इज नॉट व्हाट वी रियली रिक्वायर. तो आप इक्वल फोर्स लगाओगे, ये दोनों नेट फोर्स 0 हो जाएगा लेकिन बॉडी के एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स पे इफेक्ट आएगा. तो अगर आप ऐसा करते हो ऊपर F लगाओ एंड नीचे भी F लगाओ तो ये बॉडी थोड़ी सी लेंथ में इंक्रीज कर जाएगी. सो इफ यू सी इनिशियली इट वाज ऑफ लेंथ L तो फाइनली इसका जो लेंथ होगा फाइनली ये हो जाएगा कुछ लेंथ डेल्टा L के इक्वल, राइट. डेल्टा L. और इफ यू से डेल्टा L टू बी द चेंज इन लेंथ तब ये रहेगा L प्लस डेल्टा L के इक्वल. डेल्टा L अमाउंट से ये ऊपर एक्सटेंड हो गया, थोड़ा बहुत ही छोटा है. सो दिस इज DL, राइट. सो दिस इज L प्लस डेल्टा L. सो दिस इज द वे हाउ टू एक्सटेंड दिस बॉडी. अब यहाँ पे एक और कंडीशन देख लेते हैं. हम लोग ना यहाँ पे एक बॉडी लेते हैं, ये इसका फिगर था. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक फोर्स लगा दिए F एंड यहाँ पे एक फोर्स लगा दिए F. पहले तो हम लोगों ने इसको ऊपर थोड़ा सा एक्सटेंड किया था, खींचा था, लेकिन अब यहाँ पे एक फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स, तो अगेन नेट फोर्स 0 कैंसिल, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन लुक सेम नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है. तो अब क्या होगा, अब ये कुछ इस अमाउंट से स्ट्रेच हो जाएगी. सो दिस विल गो दिस वे, राइट. कुछ ऐसे हो जाएगा. तो ये जो होगा ये चेंज इन लेंथ, इसको आप x बोलो. तो x अमाउंट से हम लोगों ने इसको स्ट्रेच कर दिया. दिस इज अनदर वे. पहले हम लोगों ने फोर्स लगाया, ये
x अमाउंट से स्ट्रेच हो गया। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल रहेगा, इसका तो एवरीबॉडी नो कि आप इस मार्कर को बहुत ज़्यादा खींच लो, इट विल स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट। ऑल्दो फॉर द मार्कर आई डोंट थिंक इट टू बी पॉसिबल, क्योंकि दिस इज रियली रिजिड। फॉर मी इट स्टिल सीम्स रिजिड, ऑल्दो नोइंग कि रिजिड बॉडीज कुछ होती नहीं है। आप ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट लो, बहुत ज़्यादा खींच लो, इट विल स्ट्रेच। ऐसे का एग्जाम्पल क्या है? पैक ऑफ कार्ड्स। सो यू नो व्हेन यू अप्लाई फोर्स हियर, दिस स्ट्रेचेस बाय दिस अमाउंट। और जो बहुत मोटी बुक्स होती हैं, नॉट द थिन लाइक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स रिटन बाय एस.सी. वर्मा, यू कैन कंसीडर फैट बुक्स लाइक रेस्निक हैलिडे। सपोज रेस्निक हैलिडे जो टेक्स्ट बुक है, सपोज ऐसे रखी हुई है, आप उसको साइड से ऐसे दो जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम टॉप कॉर्नर पे लगा दो, ये उसका पोजीशन तो वही रहेगा, बस ऊपर से थोड़ी हिल जाएगी, विच इज़ वॉट यूजुअली हैपन्स टू माई बुक्स, जो कि बहुत फैट है। लाइक विच फैट बुक्स मेरी हैं, वो जनरली इन पे कुछ स्ट्रेस जनरेट हो ही जाता है बिकॉज दे आर इलास्टिक। सो दैट इज़ अ गुड एग्जाम्पल, राइट। हम लोगों ने एक्स अमाउंट से इसकी सेपरेशन राइट हियर इंक्रीज कर दी। अब एक और एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, आप कोई भी पत्थर ही ले लो या फिर एनी काइंड ऑफ बॉडी, यू कैन कंसीडर स्टोन और यू कैन कंसीडर द सेम बॉडी। आप इसको एक फ्लूइड में, पर्टिकुलरली वाटर में, यहाँ पे कंटेनर है, इसमें आपने फुल वाटर रख दिया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो काम होगा, जो काम करेगा, दैट विल बी द वाटर विल ऑटोमेटिकली डू ऑल द वर्क। आप अगर इस बॉडी को या फिर इस बॉडी को अगर आपने वाटर में रखा तो वाटर इस पे प्रेशर लगाता है, एंड द मोर डेप्थ इट गोज द मोर प्रेशर इट विल अराइज, राइट। तो वाटर इस पे प्रेशर लगाएगा फ्रॉम ऑल राउंड, सारी जगह से इस बॉडी पे प्रेशर लगाएगा, या फिर यही बॉडी सपोज करो सारी जगह से प्रेशर इस पे लगेगा। अब जब वाटर इस पे प्रेशर लगाएगा ओवर दिस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, फोर्स लगाएगा, अब वाटर की वजह से ये बॉडी ऑटोमेटिकली साइज में छोटी हो जाएगी। दिस इज नॉट व्हाट इट रियली लुक्स। हम लोग को नहीं दिखता है दैट व्हेन वी डिप इट इन वाटर सो इट विल गेट स्मॉल, इट इज नॉट रियली दैट वे। द इफेक्ट्स आर वेरी स्मॉल। किसी भी चीज़ में जनरली इफेक्ट्स आर वेरी स्मॉल फॉर अ प्रैक्टिकल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, इफेक्ट्स आर रियली स्मॉल। लेकिन इट इज़ रियलिटी कि अगर आपने किसी बॉडी को वाटर में रखा तो वाटर के प्रेशर की वजह से बॉडी की साइज रियली में छोटी हो जाती है, एरिया या फिर वॉल्यूम छोटा होता है। इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ रियलिटी। अब अगर मुझे इन सबको डिफाइन करना है, इफ आई रियली वांट टू डिफाइन इट, सो ऑल ऑफ इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। एक तो स्ट्रेस एंड दूसरा स्ट्रेन। तीनों जो हम लोगों ने केसेस लिया, इसमें एक स्ट्रेस की टॉपिक आ जाती है, दूसरी इज स्ट्रेन। स्ट्रेस हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन स्ट्रेस, फोर्स डिवाइडेड बाय में एरिया, क्रॉस सेक्शनल परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय में एरिया। जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन को कॉज करता है। स्ट्रेन होता है, ये होता है द ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन एक्चुअल में डायमेंशन डिवाइडेड बाय में द ओरिजिनल डायमेंशन। सो देयर इज सम चेंज इन देयर वॉल्यूम और देयर लेंथ और हाइट, वॉट एवर। जब भी कोई चेंज होगा सो देयर इज स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड। और ये स्ट्रेन क्या, हाउ इज द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड? दैट इज ड्यू टू द स्ट्रेस, क्योंकि फोर्स किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ही लगेगी। अगर फोर्स जीरो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग जाए, स्ट्रेस गोज इनफाइनाइट, विच इज नॉट पॉसिबल। एंड एक्चुअली दिस इज रियली नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कभी जीरो नहीं हो सकता। यू कैन नॉट अप्लाई अ फोर्स टू सच अ बॉडी जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जीरो, विच इज नो मीनिंग टू अप्लाइंग द फोर्स। Zero force, if there is no force, then there is no stress after all and nothing. जब आप force नहीं लगाओगे, it will maintain its position the same way. अब stress and strain actual में related है। इसका unit is same as pressure, which is Newton per meter square, and इसके कोई unit नहीं because this is a dimension over dimension, so that's nothing. They are related by a special law called Hooke's law. Now don't consider it f equals k times x या फिर f equals minus k times x, which is just for a string, for a particular device or object. ये है कि stress and strain are proportional to each other.
सो व्हेन यू डिवाइड बोथ ऑफ देम तो आपको एक सर्टेन कांस्टेंट मिलता है और इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिक मॉड्यूलस. सो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. एक्चुअली में इस चैप्टर में बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं है, देयर आर जस्ट लॉट ऑफ कंसेप्ट्स. तो व्हेन यू डिवाइड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन तब आपको ये कांस्टेंट मिलता है. दिस इज हाउ यू डिफाइन द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो ये भी एक काइंड का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, because this is the unit that stress has and strain is a unitless and dimensionless quantity. इस लॉ को हम लोग हुक्स लॉ कहते हैं, named after the great physicist Robert Hooke, right, of the 1600s. So that is the time of 17th century. So this is Hooke's law. अब there are many kinds of modulus of elasticity. बहुत सारे होते हैं. For this situation there is different. For this situation there is difference. For this situation there is different. लेकिन एक्चुअल में all kinds of modulus of elasticity follow the same principle of Hooke's law, and एक्चुअल में देर आर इवन डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन ऑल, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स एट द एंड्स लगाया था इन ऑर्डर टू एक्सटेंड देम बाय लेंथ, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स यहाँ पे पैरेलल टू दिस लगाया है सो दैट इट गोज समवट दिस वे. वेल हियर वी जस्ट डिप्ड इट इन वाटर, वी ड्रोन्ड इट इन वाटर, एंड जो भी काम कर रहे हैं दैट इज ड्यू टू वाटर. वाटर इस पे प्रेशर लगा रहे, सो दैट इज अबाउट वाटर. लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा दैट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस. सो देयर इज सम डिफरेंस विच विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तो आज इलास्टिसिटी का जो इंट्रोडक्शन था about what is elasticity, because before studying physics we need to understand that what is physics. It is a study of nature and natural laws around us. So before studying detailed study of elasticity we just need a quick introduction of it. Just like let me give an example. जो रेस्निक हैलिडे की टेक्स्ट बुक है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट सेक्शन उस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब देयर आर नॉट टर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन दैट फर्स्ट सेक्शन. व्हाट इज फिजिक्स करके आता है, यहाँ पे दिखाया जाता है कि इस चैप्टर को किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं एंड व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल एंड ऑल. So we need to understand what is elasticity. In the next videos we'll move to particular kinds of stress and strain and develop the mathematics for it and required to solve all the problems, and not just problems but try to understand the concepts in detail. आज के लिए बस इतना ही. Hope you always liked and enjoyed this video, and thanks to all viewers. And पहली बात, नीरज चोपड़ा को दिल से सलाम. जय हिंद, जय भारत.